नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, भारतीय को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी अमेरिकी एजेंसियां। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में नौकरी की इच्छा रखने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को एक बार फिर करारा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां H-1B वीज़ा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 23 जून को यह घोषणा की थी कि इस साल के अंत तक H-1B वीज़ा और अन्य वर्क वीज़ा के तहत किसी भी विदेशी को अमेरिका में नौकरी नहीं दी जाएगी। अमेरिका में इस साल चुनाव होना है और ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला अमेरिकी वर्कर्स के हितों को बचाने के लिए लिया था। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज मैं कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, जिसके बाद फेडरल सरकार अब अमेरिकियों को आसानी से नौकरी दे सकेंगी। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनका प्रशासन सस्ते विदेशी श्रमिकों के चलते अमेरिकियों का हक नहीं बर्दाश्त करेगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि सस्ते विदेशी श्रमिकों के लिए कड़ी मेहनत करने वाले अमेरिकी नागरिकों को नौकरी से हटाया जाए। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि अब H-1B वीज़ा की वजह से किसी अमेरिकी वर्कर की नौकरी नहीं जाएगी। H-1B वीज़ा का इस्तेमाल बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए किया जाएगा ताकि अमेरिकी लोगों के लिए नौकरियों के अवसर खोले जा सके। यहाँ जानिए H-1B वीज़ा के बारे में सब कुछ। अमेरिका में काम कर रही कंपनियां अगर किसी विदेशी व्यक्ति को नौकरी देना चाहती है तो कर्मचारी H-1B वीज़ा लेकर ही अमेरिका में किसी कंपनी में काम कर सकता है। भारत में बड़ी संख्या में IT प्रोफेशनल्स H-1B वीज़ा के साथ अमेरिका में काम करने जाते हैं। H-1B वीज़ा 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे अधिकतम 6 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। H-1B वीज़ा खत्म होने के बाद आवेदकों को अमेरिका में नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए आवेदक को ग्रीन कार्ड दिया जाता है। अगर H-1B वीज़ा खत्म होने के बाद आवेदक को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता तो उसे अगले 1 साल अमेरिका से बाहर रहना होगा और 1 साल बाद फिर से H-1B वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। यह वीज़ा काम करने और अमेरिका में स्थायी नागरिकता के आवेदन दोनों के लिए दिया जाता है, लेकिन आवेदक को वीज़ा खत्म होने से पहले ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसके लिए कोई भी विदेशी आवेदन कर सकता है। इस वीज़ा के तहत वीज़ा धारक अपने बच्चों और पति पत्नी को अमेरिका ला सकता है। वो भी उतने ही साल अमेरिका में रह सकते हैं जितना उनको लाने वाले वीज़ा धारक की वीज़ा अवधि है। इस वीज़ा के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि इस वीज़ा के लिए ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं हैं, केवल बैचलर डिग्री और अमेरिका में काम करने वाले किसी कंपनी का ऑफर लेटर जिसके लिए ज़रूरी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला, बागी विधायकों को वापसी के लिए भाजपा से तोड़नी होगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राजस्थान के बागी कांग्रेस विधायकों को वापसी के लिए बातचीत से पहले भाजपा से दोस्ती तोड़नी होगी तथा उसकी मेजबानी छोड़कर घर लौटना होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व से नाराज होकर बागी हुए सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों की वापसी की संभावना के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा, सबसे पहले बागी विधायक वार्तालाप करें और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भाजपा की मेजबानी छोड़े। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा की भाजपा सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़े। सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा में आए दिन बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, गुड़गांव में लोगों को सरेआम पीटा जा रहा है और उसके लिए पुलिस उपलब्ध नहीं, लेकिन इन 19 विधायकों की सुरक्षा के लिए 1000 के करीब पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। कांग्रेस के नाराज विधायकों को भाजपा जो सुरक्षा दे रही है उसके क्या मायने हैं? सुरजेवाला ने कहा, इसलिए बागी विधायक पहले भाजपा की आवभगत छोड़े, पहले भाजपा से मित्रता तोड़े, पहले भाजपा का साथ छोड़े, उनकी मेजबानी छोड़े, पहले भाजपा का सुरक्षा चक्र तोड़े, अपने घर वापसी करें, तब वार्तालाप होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस व उसके समर्थक विधायक यहां जैसलमेर के एक निजी होटल में रुके हुए हैं, जबकि सचिन पायलट की अगुवाई में 19 बागी विधायकों के हरियाणा के होटल में रुके जाने के समाचार हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में भूमि पूजन को सीपीआई व सीपीएम ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध बताया। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने जा रहा भूमि पूजन इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध है और यह संविधान की भावना का भी उल्लंघन करता है। अलग अलग बयानों में दोनों दलों ने कहा कि इस विवाद का निस्तारण उच्चतम न्यायालय के आदेश से हुआ, जिसने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की निंदा की, लेकिन 5 अगस्त के कार्यक्रम में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी इस विध्वंस को
सही ठहरा सकती है। माकपा ने बयान में कहा कि शीर्ष अदालत ने अपना फैसला दिया था और एक न्यास के माध्यम से निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। उसने कहा कि अयोध्या में भूमि पूजन अनुष्ठान का केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने हाथों में लिया जाना और इन सभी चीज़ों में प्रधानमंत्री तक के उच्चतम स्तर पर भागीदारी उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है और यह संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। उसने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढाए जाने को आपराधिक कृत्य करार दिया गया है। बयान में कहा गया, गुनहगारों को दंडित करने के बजाय केंद्र राज्य सरकारों को उसमें शामिल होकर इस विध्वंस को सही नहीं ठहराना चाहिए। भाकपा ने कहा कि संविधान स्पष्ट करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसे सभी धर्मों एवं पंथों के प्रति तटस्थ रहना चाहिए। उसने कहा उसे उनमें से किसी एक के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। भूमि पूजन उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की भागीदारी के साथ पूरा सरकारी कार्यक्रम बन गया है। उसने कहा प्रधानमंत्री की सहभागिता से देश और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को लेकर गंभीर सवाल पैदा हो गया है। दोनों ही दलों ने महामारी के दौरान ऐसे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रश्न उठाया है और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रोकथाम के लिए जारी नियम धार्मिक समागम की अनुमति नहीं देता है। दोनों दलों ने लोगों से दलीय राजनीतिक हितों के लिए अपनी भावनाओं का शोषण नहीं करने देने की अपील की है। करते हैं अगली खबर की तरफ। जितनी आलोचना करेंगे उतनी ही मेरी रफ्तार तेज होगी, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच शुरू हुए बिहार विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में विभिन्न मुद्दों को उठाया और नीतीश कुमार सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरोना पर राजनीति से करे परहेज। सदन में तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो मजदूर फंसे हुए थे उसके लिए आरजेडी ने कॉल सेंटर खोला, राशन बांटे, जगह जगह पर राहत केंद्र खोला और लोगों को सहयोग किया। विचारधारा अलग होने के बावजूद बीजेपी से ली मदद। तेजस्वी ने कहा कि मेरी विचारधारा अलग है, लेकिन इस कोरोना के संकट में हमने उसको दरकिनार करके लोगों से मदद लिया और दिया। श्रमिकों की मदद के लिए हमने दूसरे राज्यों में बीजेपी के कुछ भी कार्यकर्ताओं की मदद ली। करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सीएम ने कहा नहीं बंद होंगी मुफ्त योजनाएं, अपने खर्चे घटाकर कोरोना से लड़ेगी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में दिल्ली में लॉकडाउन के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। बीते 3 महीनों में दिल्ली को हजारों करोड़ की आर्थिक चपत लगी है। भले ही जून के बाद खुलने वाले आंशिक खुले लॉकडाउन ने परिस्थितियों को सुधारा, लेकिन तब तक दिल्ली का काफी नुकसान हो चुका था। दिल्ली के आर्थिक नुकसान के बाद दिल्ली सरकार के राजस्व में कमी होती जा रही है, जिससे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या दिल्ली सरकार इस खस्ता हालत के बीच दिल्ली में दी जा रही मुफ्त सेवाओं को जारी रखेगी। हालांकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आगे भी दिल्ली सरकार ऐसे ही फैसले लेती रहेगी। इसी बीच दिल्ली सरकार की तरफ से जॉब पोर्टल शुरू किया गया है, जो दिल्ली में ही नहीं दिल्ली आने वाली बाहरी राज्यों के नौजवानों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन गया है। वहीं मुफ्त दी जा रही सेवाओं को बंद करने के बारे में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, हम मानते हैं कि राजधानी के राजस्व में काफी कमी आई है, लेकिन इसको लेकर दिल्ली की जनता को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इसको लेकर फैसला किया है कि वो अपने खर्चों में कटौती करेगी, लेकिन दिल्ली में पहले से चली आ रही सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हम जनता को परेशानी में डालकर दिल्ली का राजस्व नहीं बढ़ाएंगे। सीएम ने यह भी बताया कि जल्द ही इसके तरीके खोज लिए जाएंगे। दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता दिल्ली की जनता की जेब में पैसे डालना है, ना कि उनकी जेब से पैसे निकालना। इसलिए दिल्ली वासियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं कम हो रहा प्रवासी मजदूरों का दर्द, कोई लौट रहा वापस तो कोई घर बेचकर भर रहा पेट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को चले गए प्रवासी कामगारों में से करीब 2/3 गांवों में कौशल आधारित रोजगार के अभाव में या तो शहरों को लौट चुके हैं अथवा लौटना चाहते हैं। एक सर्वेक्षण में यह तथ्य निकल कर आया है, जिसमें करीब 4835 परिवार शामिल हुए। यह अध्ययन आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट, ग्रामीण सहारा, आई सक्षम प्रदान, साथी यूपी, सेस्टा, सेवा मंदिर और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर किया है। यह अध्ययन 24 जून से 8 जुलाई के बीच 11 राज्यों के 48 जिलों में 4835 परिवारों के त्वरित आकलन पर आधारित है। इसमें पता चला कि 29% प्रवासी शहरों में लौट चुके हैं और 45% शहरों में वापस आना चाहते हैं। अध्ययन में गाँव में कौशल आधारित रोजगार के अभाव की बात सामने आई है, जिसके चलते अपने घरों को लौटे करीब 2/3 प्रवासी या तो शहरों में वापस आ गए हैं या आना चाहते हैं। अध्ययन में यह भी पता चला कि जो प्रवासी शहर लौटे हैं उनमें से 80% से अधिक गाँव में मजदूरी का काम कर रहे थे, जो दिखाता है कि ग्रामीण इलाकों
इलाकों में कौशल आधारित रोजगार की कमी है। 1/4 से अधिक प्रवासी श्रमिक अब भी गाँव में रोजगार की तलाश में हैं। अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक 4 परिवारों में से 24% अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के बारे में सोच रहा है। अध्ययन में कहा गया कि कठिनाइयां अभी बहुत हैं, ढांचागत बदलाव अभी भी नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ग्रामीण भारत में कोविड-19 का स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा है। अध्ययन में पता चला कि 43% परिवारों ने भोजन में कटौती की है और 55% ने कहा कि उन्होंने खाने की वस्तुएं घटाई हैं। आर्थिक कठिनाइयों के चलते करीब 6% परिवारों ने घरों का सामान गिरवी रखा और 15% को अपने मवेशी बेचने पड़े। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कोरोना के बढ़ते मामलों पर किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आने से जुड़ा एक ग्राफ शेयर किया और तंज भरे लहजे में ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के मुताबिक सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से कोरोना के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई को कहा था कि सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से कोरोना के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। उन्होंने कहा था कि आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करने के बाद उक्त बातें कही थी। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 के एक दिन में 52,972 मामले सामने आने के बाद सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 18 लाख के पार पहुंच गए, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी 11.86 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।